Jai Hind, this is General Studies Core Concept YouTube channel and you are watching lecture on world map. इससे पहले हम बात कर रहे थे सार्क कंट्रीज के बारे में। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें कुल 8 देश हैं और इन 8 में से 5 को हमने पढ़ लिया है, जिनके नाम है क्रमशः मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, इतनों को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंट्री को, दैट इज नेपाल। क्या डिस्कस करेंगे? तो सेम हमारा टॉपिक का जो पहले हमने जैसे डिस्कस किया है, इसमें भी वही फ्लो रहेगा। हम पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, फिर नेपाल से जुड़ी हुई हिस्ट्री देखेंगे कि नेपाल का उदय कैसे होता है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज लोकेशंस ऑफ नेपाल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। दैट विल बी इन द थर्ड सेगमेंट। फिर हम फिजिकल सेटिंग को देखेंगे, उसके बाद फिर जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को देख करके नेक्स्ट कंट्री दैट इज भूटान उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही बात करें नेपाल के राजधानी की, तो वो है सिचुएटेड इन द काठमांडू। उसकी लोकेशन को यहाँ पे हाईलाइट कर किया गया है। ये जो लोकेशन है, ये नेपाल के मैप के ऊपर जो लोकेशन दिख रही है दैट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू। ओके, बात करें नेपाल के लोकेशन की कि नेपाल कहाँ पे लोकेटेड है, तो जैसा कि हम अभी साउथ एशिया को पढ़ रहे हैं, सो इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। और साउथ एशिया में भी स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना, इन दोनों देशों के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री की तरह प्रेजेंट है नेपाल। ठीक है, यदि मैप में आप इसे देखना चाहो तो आपको यहाँ पे और भी क्लियरली दिखाई देगा। दिस इज मैप ऑफ इंडिया, और आपको जो नॉर्थ में दिख रहा है ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन दोनों देशों के बीच में एक छोटी सी ये जो कंट्री दिख रही है दैट इज नेपाल। ठीक है, इसी को अगर जूम करके आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ है चाइना नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में है इंडिया। तो इन दोनों देशों के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री की तरह प्रेजेंट है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। ठीक, तो आई होप इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि नेपाल इंडिया के कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे वेस्ट में, जो सबसे पश्चिम में जो राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बाद जो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही राज्य में थे। ये सन 2000 में टूट करके या उसे अलग करके एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सेकेंड स्टेट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के बाद है बिहार। बिहार के थोड़ा सा और ईस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ईस्ट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे है सिक्किम। ये कुल 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, उनके नाम एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। सो आई होप लोकेशन ऑफ नेपाल एंड द बॉर्डर इश्यूज एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। बात करें कि लैंग्वेज की, तो जो नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज नेपाली। और एक चीज़ आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इंडिया के कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली भी है। अब आपको ये बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नेपाली को इंडिया के अंदर, या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस बात को आप कमेंट करके बताइएगा। बात करें यदि फिजियोग्राफिक रीजन की, तो नेपाल जो है वो हिमालयन या माउंटेनस रेंज में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको रफली हम डिवाइड करते हैं तो 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फिजियोग्राफी के बेसिस पे। पहला है दैट इज ट्रांस, या इसी को हम लोग ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। सेकंड है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और सबसे जो साउथ में पोर्शन है दैट इज नोन एज तराई रीजन, तराई रीजन। ओके, तराई में अक्सर पानी लगा हुआ होता है, ऐसे क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। नेपाल का जो सदर्न रीजन है, जो नदन पोर्शन है, वहाँ पे ढेर सारे माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वही साउथ में तराई रीजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो
हमें जानना चाहिए नेपाल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेपाल की ब्रीफ हिस्ट्री। बात करें कि नेपाल का उदय कैसे होता है, नेपाल का उद्भव कैसे होता है, तो इसकी हिस्ट्री सिंपल और सॉर्टेड है। बात शुरू होती है 1707 में, जब मुगल वंश का एक बहुत ही खतरनाक राजा जिसका नाम था औरंगजेब, इसकी डेथ होती है। ठीक है, इसकी डेथ होते ही दो चीज़ें सुनिश्चित हो जाती हैं भारत में। एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एक्सपेंशन। ठीक है, चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और मोनोपोली को बढ़ा सके। दूसरा जो था वो राइज ऑफ रीजनल पावर। रीजनल पावर, रीजनल पावर में कौन कौन थे? अवध था, मराठा थे, मराठा के बाद मैसूर की रियासत थी, मैसूर के बाद बंगाल था, बंगाल के बाद पंजाब था, और भी कई सारी अलग अलग रियासतें थी। इन्हीं में से एक रियासत नेपाल की भी थी, जो वहाँ के राजा पृथ्वी नारायण शाह इस्टेब्लिश करते हैं 1768 में। ठीक है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश और अन्य राज्य रजवाड़ों के बीच में अक्सर युद्ध होते ही रहते थे। जैसे हम लोगों ने एंग्लो फ्रेंच वार देखा, जिसे कि कर्नाटिक वार के भी नाम से जाना जाता है, वैसे ही एंग्लो सिख वार होंगे। और इसी बीच में हम लोगों को टसल देखने को मिलता है नेपाली आर्मी और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसे हम लोग एंग्लो नेपालीज वार के नाम से भी जानते हैं। ये वार होता है 1814 से स्टार्ट होता है और 1816 तक ये वार कंटिन्यू होता है। हालांकि स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नेपालियों को या फिर गोरखा फाइटर्स को बहुत ही कम आंका था। गोरखा फाइटर्स नेपाल के फाइटर्स होते हैं, काफ़ी वेल इक्विप्ड फाइटर्स होते हैं। उनकी जो फाइटिंग टेक्निक्स होती हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, और काफ़ी स्किल्ड वॉरियर्स होते हैं वो। ठीक है, यदि बात करें गोरखा फाइटर्स की, तो वे अपने साथ एक खुखरी रखते हैं। खुखरी उनका एक स्पेशलाइज्ड वेपन होता है, जो एक छोटा सा तलवार कह सकते हो आप उसे, उसकी तरह होता है, और उससे वो लोग फाइट करते हैं। तो दे आर वेरी डेंजरस फाइटर, गोरखा फाइटर्स। तो ब्रिटिशर्स के साथ जब एंग्लो नेपालीज वार होते हैं तो पहले नेपालीज ही जीत रहे थे, बट फिर ब्रिटिशर्स ने अपने जो नई टेक्नोलॉजी हैं, गन्स हैं, उनका यूज़ किया और बल का यूज़ किया, तो उससे फिर नेपालीज आर्मी भी कमज़ोर हुई थोड़ी। ठीक है, और फिर इसका जो रिजल्ट होता है एंग्लो नेपाली वार का, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है, ये सुगौली कहाँ पर है? तो सुगौली चंपारण में पड़ता है, बिहार का जो चंपारण वाला क्षेत्र है वहाँ पे सुगौली है। ठीक, और वहीं पे एक ट्रीटी होती है, किसके बीच में? नेपालीज और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो नेपाली आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। और जब ये ट्रीटी होती है तो उसमें नेपाल अपने कुछ हिस्सों को गंवा देता है। वो हिस्से कौन कौन से थे? तो वो थे सिक्किम, गढ़वाल और कुमायूं वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इन हिस्सों को नेपाल को छोड़ना पड़ता है। अब एक बार आपको नेपाल की थोड़ी सी बॉर्डर को भी समझा देते हैं कि नेपाल का बॉर्डर पहले क्या क्या था जब नेपाल बना था। तो जब 1768 में नेपाल की स्थापना हुई थी, उस समय नेपाल की बाउंड्री बिल्कुल अलग हुआ करती थी। तो वेस्ट में उस समय सतलज रिवर जो थी वो बॉर्डर बनाती थी। ठीक है, और ईस्ट में तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता। बट जब सुगौली की संधि होती है उसके बाद से इस बॉर्डर को चेंज कर दिया जाता है। उस कुछ हिस्से जो है नेपाल के, वो नेपाल के हाथ से निकल जाते हैं, और जो नया बॉर्डर बनता है वो दो नदियों के बीच में बनता है। उन नदियों के नाम है काली, या इसी को हम लोग महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं, और मेची रिवर। ठीक है, तो वेस्ट में ये दोनों नदियाँ थी और ईस्ट में ये दोनों नदियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्ट और प्री आप समझ सकते हो कि सुगौली की संधि से पहले जो बॉर्डर था वो कुछ इस तरह था, और सुगौली की संधि के बाद जो बॉर्डर है वो इस तरह बदल गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है ये सुगौली की संधि से पहले का बॉर्डर है, और जो नीचे वाला बॉर्डर बन रहा है वो सुगौली की संधि के बाद में। अब ये बॉर्डर कैसे है इसको एक बार मैप में आप समझ लीजिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है काली नदी, और यहाँ पे एक नदी बह रही है जिसका नाम है मेची नदी। ठीक, पहले सतलज रिवर जो कि और ऊपर से होके जा रही है वेस्ट की तरफ, वो, और इधर तीस्ता रिवर जो कि सिक्किम से होकर जाती है, ये बॉर्डर हुआ करता था नेपाल का। बट जब युद्ध होता है 1815 से 1816 के बीच में, नेपाल और ब्रिटिश के बीच में, तो उसमें जब ये ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, तो उसमें ये वाला क्षेत्र जो है नेपाल का, वो नेपाल छोड़ देता है। नीचे का भी कुछ हिस्सा रहता है, ये भी नेपाल को गंवाना पड़ता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसे भी नेपाल को छोड़ना पड़ता है। और फिर ले देकर लास्ट में नेपाल के पास क्या बचता है, तो ये जो आज प्रेजेंट बाउंड्री है ये। ठीक है, वेल ट्रीटी ऑफ सुगौली हो गई। फिर सुगौली के बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जैसा कि हम जानते हैं जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत का बंटवारा हुआ, भारत दो भागों में बट गया। और उस समय जितने भी छोटे छोटे राजवंश थे, जितने भी छोटे छोटे राजघराने थे, उन सबको तीन ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था कि वो इंडिया के साथ मिल जाए, ठीक है, इंडिया को ज्वाइन कर लें। दूसरा ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, ठीक। और तीसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि वो एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं, ठीक। ये तीन ऑप्शन प्रेजेंट थे। नेपाल ने तीसरे ऑप्शन को ऑप्ट किया, यानी वो खुद एक अलग देश बन करके न रहना चाहता था, वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, और उसके इस डिसीजन का पूरा सम्मान भी किया गया। आज भी नेपाल एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी मान्यता बनाए हुए है। Now coming to third segment, that is important locations. This is one of the important topic of this whole discussion of Nepal, because किसी भी मैप को अगर आप पढ़ते हो, किसी भी देश के मैप को पढ़ते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको पता होनी ही चाहिए, जो कि उसके पॉलिटिक्स से संबंधित हो, या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित हो, या फिर नेशनल पार्क और इन सब चीज़ों से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके राजधानी से ही शुरुआत करेंगे, जिसकी राजधानी जो कि लोकेटेड है काठमांडू में। यही काठमांडू में आपको मिलेगा पशुपतिनाथ का मंदिर, ठीक है, टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ टेम्पल। अब पशुपतिनाथ टेम्पल की जब बात करें तो एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सील्स हैं, ठीक है, इन पे जो मुहर बनी हुई है वो मुहर है पशुपतिनाथ की, ठीक है, दैट इज सील ऑफ पशुपतिनाथ। ओके, कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं उन पे किसकी मुहर है। सो द ऑन दिस सील द जो भी लॉर्ड शिवा की जो भाव भंगिमा है, प्रतिमा है, वो पशुपतिनाथ की प्रतिमा है, ठीक। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कनेक्ट करता है पूरी दुनिया से नेपाल को, इसलिए इसे हम लोग द मेन इंटरनेशनल गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से भी जानते हैं। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सार्क का हेडक्वार्टर। तो जिस सार्क कंट्रीज को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में। अब आपको जो क्या बताना है कि आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली है कौन से ईयर में सार्क बना था, और कौन से प्लेस पे सार्क का गठन किया गया था, ठीक। इन दो चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि कौन से ईयर में सार्क बना और कौन से प्लेस पे सार्क बना था, ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू को हमने देख लिया। काठमांडू से थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन मिलेगी, दैट इज पोखरा। पोखरा फेमस है अन्नपूर्णा रेंजेस के लिए। अन्नपूर्णा रेंजेस में अगर आपको एंट्री करनी है तो पोखरा से होकर के ही आपको जाना होता है। अन्नपूर्णा अगेन एक माउंटेन की सीरीज है, पर्वतों की पर्वत श्रृंखला है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है जो ट्रैकिंग करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो ट्रैकिंग के लिए भी एक अलग अलग एडवेंचर होता है लोगों के बीच में। तो सबसे जो एडवेंचरस है दैट इज़ अन्नपूर्णा ट्रैकिंग सर्किट। तो वो सर्किट में अगर आपको जाना है तो दैट स्टार्ट फ्रॉम पोखरा, इसलिए पोखरा को हम लोग गेटवे टू द अन्नपूर्णा रीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब काठमांडू से थोड़ा सा हम लोग वेस्ट जाने की बजाय ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सागरमाथा नेशनल पार्क। सागरमाथा नेशनल पार्क जो है दैट इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के फुट हिल में लोकेटेड है सागरमाथा नेशनल पार्क। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने हिमालयन याक के लिए, ठीक है। तो जो हिमालयन याक्स हैं
वो इसकी खूबसूरती है सागरमाथा नेशनल पार्क की। ठीक है, हिमालयन याक के साथ ही सागरमाथा नेशनल पार्क है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो अब तक हम लोगों ने 3 लोकेशन को कवर कर लिया है। पहली लोकेशन है काठमांडू, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। पहला त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, और तीसरा है सार्क का हेडक्वार्टर। फिर हम लोगों ने दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन दैट इज़ पोखरा उसे देखा। पोखरा इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू द अन्नपूर्णा रीजन। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज सागरमाथा नेशनल पार्क, जो कि माउंट एवरेस्ट के फुटहिल्स में लोकेटेड है, और यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उन सब के डिटेल को देखा। नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम सागरमाथा नेशनल पार्क, और साउथ में आने पे हम लोगों को मिलता है जनकपुर। दिस जनकपुर इज द सेम प्लेस, बर्थ प्लेस ऑफ मदर सीता, दैट इज रिलेटेड विथ रामायण। तो रामायण की जो पास टाइम आप लोगों को पता होगा कि जो जनक राजा जनक थे उनको कोई बेटी नहीं थी, तो वो एक दिन हल चला रहे थे, और हल जो है वो खेत में हल जो है मटके से लगता है, और मटके के अंदर से कन्या का जन्म होता है। सो दिस इज ए स्टोरी, और वो स्टोरी जो है वो यहीं पे घटी थी जनकपुर में। ठीक है, अब जनकपुर से हम लोग थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा चितवन नेशनल पार्क। अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन नेपाल, चितवन नेशनल पार्क। ये भी एक यूनेस्को साइट है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं वो है वन हॉर्न राइनो, और दूसरा है बंगाल टाइगर। तो चितवन नेशनल पार्क के बाद अब थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ जाने पे हम लोगों को दिखेगा लुम्बिनी। लुम्बिनी is again very important location, especially for those who follow the Buddhist tradition। उनके लिए एक एक इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, और साथ ही साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहीं पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अब लुम्बिनी से थोड़ा सा और वेस्ट में जाने की ज़रूरत है, तब आप लोगों को मिलेगा बर्दिया नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो दिख रहा दिस इज़ बर्दिया नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और दूसरा है एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक, अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है नेपाल के साथ ही, कि नेपाल में अक्सर हम लोगों को प्लेन क्रैश की जो घटना है वो अक्सर देखने को मिलती हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि नेपाल जो है वो हिली एरिया है। ठीक है, पहाड़ी वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे जो रडार फेलियर्स हैं वो अक्सर होते रहते हैं। ठीक है, रडार फेलियर्स, तो रडार्स के फेलियर्स के कारण ही ज़्यादातर यहाँ पे घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। प्लेन क्रैश की घटनाएं अक्सर यहाँ पे आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे एक जुलाई 24 की न्यूज़ है, जस्ट पिछले महीने की, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुल 18 लोग थे, सबके सब मर गए इस प्लेन क्रैश में। ठीक, एक और कारण है यहाँ पे जो घटनाएं होती हैं वो है टेबल टॉप रनवेज के कारण। ठीक है, टेबल टॉप रनवे क्या होता है कि चूंकि ये एक हिली रीजन है तो हमें एक लंबा प्लेन तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो लंबा प्लेन ना होने की वजह से वहाँ पे प्लेन बनाया जाता है, आर्टिफिशियल प्लेन या मैदान तैयार किया जाता है। वो आर्टिफिशियल मैदान पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर ही तैयार किया जाएगा। तो मान लीजिए ये पहाड़ है, अब पहाड़ है तो हम लोगों को इसको ऊपर का पोर्शन जो है कट करके निकालना है। ठीक, अब ऊपर का पोर्शन जब कट कर देंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम लोगों ने एक रनवे तैयार कर दिया है। अब इसमें जो चैलेंज है वो यही है कि पायलट को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना पड़ता है। ठीक है, जो पायलट है उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमें कैसे यहाँ से टेक ऑफ करना है और कैसे यहाँ पे लैंडिंग करनी है। अक्सर जो टेबल टॉप रनवे बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा स्लोपी होते हैं, स्लोपी इन द सेंस कि ढाल होता है उन पर, ढाल इसलिए रखा जाता है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वो टेक ऑफ के लिए प्लेन पकड़ ले। ठीक है, पहला रीजन तो यही है, और दूसरा रीजन है कि जब प्लेन वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसे एक अपवर्ड मूवमेंट पे चढ़ना होगा, और जब आप इंजन बंद कर देते हो और आपको ऊपर चढ़ना है तो फिर एक रिवर्स थ्रस्ट जनरेट हो और फिर आपका प्लेन जल्दी से जल्दी रुक जाए। ठीक है, तो इस वजह से भी जो यहाँ के रनवे हैं उनको थोड़ा सा स्लोपी बनाया जाता है। अब यहाँ पे चैलेंज यही है कि टेबल टॉप रनवे पे आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये मान लो इसके ऊपर टेबल टॉप रनवे है, ठीक है, तो अगर प्लेन आता है यहाँ से तो उसको यहीं पे लैंडिंग करानी है और इसके बीच में रोक देना है। ठीक है, यही चैलेंज है इस पूरे प्रोसेस का। अगर प्लेन यहाँ से एंटर कर रहा है तो उसको इस पोर्शन पे प्लेन को टच डाउन करा देना है। अगर वो बीच में टच डाउन कराएगा तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ तक अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाएगा, आगे गिर करके यहाँ पे खाई में मर जाएगा। ठीक है,
और अगर पहले ही लैंडिंग करा दिया तो पहले भी खाई है, यहाँ पे भी मर जाएगा. So that's why it is very challenging to build tabletop runways and operate it. Okay. Now moving to the next segment, that is the physical setting of Nepal. शुरू करते हैं माउंटेन्स को. पहले तो मैं एक लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे. तो शुरुआत होगी, सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा धौलागिरी. धौलागिरी सबसे वेस्ट में है. ठीक है. धौलागिरी के बाद है अन्नपूर्णा. धौलागिरी, अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा के बाद है मनसालू. मनसालू के बाद है गणेश. गणेश के बाद है गौरी शंकर. गौरी शंकर. गौरी शंकर के बाद है छोयू. छोयू के बाद है माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट के बाद है मकालू. मकालू के बाद है कंचनजंगा. ठीक. कंचनजंगा. ये जो क्रम मैंने लिखा है माउंटेन्स का, ये वेस्ट टू ईस्ट है. ठीक है. वेस्ट टू ईस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मैप में देखोगे तो सबसे वेस्ट में आपको मिलेगा धौलागिरी. धौलागिरी के बाद है फिर अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा के बाद है फिर मनसालू. मनसालू के बाद है गणेश. गणेश के बाद है गौरी शंकर. गौरी शंकर के बाद है छोयू. छोयू के बाद है माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट के बाद है मकालू. मकालू के बाद है कंचनजंगा. ठीक है. तो इसका एक रियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. दिस इज द धौलागिरी, सबसे वेस्ट में है. फिर उसके बाद है अन्नपूर्णा. इनकी हाइट भी यहाँ पे दी गई है, तो हाइट को भी अगर आप देखें तो आप समझ में आ जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ऊंचा है कौन नीचे है. फिर है मनसालू. मनसालू के बाद है गणेश. गणेश के बाद है गौरी शंकर. उसके बाद छोयू. फिर माउंट एवरेस्ट. उसके बाद है मकालू और फिर कंचनजंगा. कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम के बिल्कुल बॉर्डर पे है. ठीक है. इस बात को ध्यान में रखिएगा, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है कंचनजंगा. एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझनी है, वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ नेपाल. जो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था फिजियोग्राफिक डिवीजन, वहाँ पे बिल्कुल एक बेसिक ओवरव्यू देखा था. थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझिए. जो नेपाल का सबसे ऊपरी पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो दिस रीजन, जिसे यहाँ पे इस छोटे वाले मैप में ग्रीन कलर से दिखाया गया, इसे हायर एंड ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं. ठीक है. हायर और ट्रांस हिमालय. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद हैं. सबसे नदन वाला जो रीजन है यहाँ पे. ठीक. जो एक फिजिकल बाउंड्री और फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइना के बीच में. ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या उससे थोड़ा सा नीचे आने पे जो ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला जो रीजन है, दैट इज लेसर हिमालय. ठीक है. उससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो जो बीच में पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज मिडिल हिमालय. मिडिल हिमालय के जो साउथ में पोर्शन दिख रहा है सैफरन कलर का, दैट इज शिवालिक हिमालय. और एकदम जो रेड कलर का दिख रहा है सबसे साउथ में, दैट इज नोन एज तराई रीजन. ठीक है. तराई रीजन किसे कहते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए. माउंटेन्स तो आपको समझ में आ रहा है, हिमालयस हैं तो ये माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है. माउंटेन्स. लेकिन तराई किसे कहते हैं, तराई क्या होता है? तो तराई बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे जल भराव अक्सर आपको मिलेगा, लाइक ऑलवेज वाटरी रीजन. ओके. यहाँ पे अक्सर पानी का लगाव, पानी का जमाव बना होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं. माउंटेन्स के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज अबाउट रिवर. ठीक है. नदियों में बात करें तो सबसे जो वेस्टर्न बॉर्डर बना रही है, दैट इज काली रिवर. पहले भी हमने डिस्कस किया काली रिवर. ठीक है. काली रिवर के बाद नेक्स्ट जो है वो है करनाली रिवर. ये करनाली आगे आकर के घाघरा के रूप में बन जाएगी. ये काली और करनाली दोनों मिलकर के घाघरा का निर्माण करती हैं. ये घाघरा आगे जाएगी और मिल जाएगी छपरा में गंगा से. सो नेक्स्ट इज करनाली रिवर.
कर्नाली रिवर के बाद नेक्स्ट जो नदी है दैट इज नारायणी रिवर। नारायणी रिवर। नारायणी के बाद एक और इम्पोर्टेंट रिवर है दैट इज कोसी, जिसे हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं। वो बेसिकली नेपाल से ही आ रही कोसी रिवर। और सबसे वेस्ट सबसे ईस्ट में है मेची रिवर। ठीक है, कोसी और मेची। तो ये कुल 5 नदियां हैं, काली, करनाली, नारायणी, कोसी और मेची। ठीक है, काली, करनाली, नारायणी, कोसी और मेची रिवर। ठीक है, ये कोसी रिवर है जो यहाँ पे दिख रही है ये। ठीक है, और जो यहाँ पे बॉर्डर बनाएगी दैट इज मेची रिवर। So I hope this is clear. Physical settings are clear. Now we are moving to the next segment that is the geopolitical significance of Nepal. Geopolitics में बात करें तो नेपाल एक काफ़ी important place रखता है बिकॉज ये इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में एक बफर प्लेस है। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें इंडिया के साथ नेपाल की तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1816 में नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जो ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से प्रसिद्ध है। और इस ट्रीटी के बाद जो नेक्स्ट ट्रीटी साइन होती है वो भारत की आज़ादी के बाद साइन हुई इंडिया और नेपाल के बीच में 1950 में। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी जब साइन हुई तो इसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, रिलीजियस और इकोनॉमिक टाइज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए, काफ़ी अच्छे और सुदृढ़ हुए। यदि बात करें इस ट्रीटी के कुछ एग्रीमेंट्स की, इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये ट्रीटी अलाउ करती है फ्री मूवमेंट, पीपल्स एंड गुड्स इन दोनों का फ्री मूवमेंट अलाउड है इंडिया और नेपाल के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं कि मूवमेंट्स के कारण ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तो यदि हम फ्री मूवमेंट रखेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में तो इससे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ़ायदा मिलेगा दोनों देशों को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर जो है वो ओपन है नेपाल के लिए इंडिया का। इसके साथ ही इंडिया और नेपाल मिल करके कई सारे जॉइंट्स प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो गई तो वहाँ पे भी दोनों देश मिलकर काम करते हैं, चाहे वो रेलवे लिंकिंग की बात हो या रोड लिंकिंग की बात हो। इसके साथ ही क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइंस, इन पे भी दोनों देश मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो जो अपर करनाली रिवर है या काली रिवर का जो मुहाना है, ठीक है, तो काली रिवर पे ही बना है एक पंचेश्वर डैम, जो कि एक मल्टीपर्पज डैम है। और इस डैम के द्वारा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट और उसके साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो ये तो इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ पॉजिटिव इंप्रेशंस देखने को मिले हमें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं अब तक उनको। दो इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं, एक है काला पानी डिस्प्यूट, काला पानी डिस्प्यूट, और दूसरा है मध्य डिस्प्यूट, मध्य एशिया ओके डिस्प्यूट। इन दोनों डिस्प्यूट को समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो काला पानी डिस्प्यूट की बात करते हैं। काला पानी एक लोकेशन है जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब पहले यहाँ पे नेपाल का मैप देखिए, ये रहा नेपाल। ठीक है, नेपाल का जो ये वाला कॉर्नर है इसी लोकेशन पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ था। उसको थोड़ा सा और जूम करके जब हम देखेंगे, इसको जब आप थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये रहा नेपाल का बॉर्डर। ठीक है, और हम लोगों ने जैसा कि ट्रीटी ऑफ सुगौली पढ़ा था, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली में एक बाउंड्री डिसाइड होती है कि जो काली रिवर है, काली रिवर के वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो नेपाल की बाउंड्री होगी। ठीक है, अब देखिए काली रिवर यहाँ पे ये बन रही है, ये काली रिवर ही है। ठीक है, इसका एक वेस्ट है और इसका ईस्ट है। तो काली रिवर का ईस्ट का जो भी एरिया है वो नेपाल का पूरा क्षेत्र माना जाएगा और काली रिवर का जो वेस्ट का एरिया है वो इंडिया का क्षेत्र माना जाएगा, ऐसा ट्रीटी ऑफ सुगौली का कहना है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट होती है, यहाँ पे डिस्प्यूट कहाँ से आ गया इन दोनों के बीच में। तो डिस्प्यूट होता है ओरिजिन ऑफ काली रिवर को लेकर के। जैसे अगर मान लो कि ये काली रिवर, मानना क्या है यही काली रिवर है, ठीक है, उसका पास है। लेकिन डिस्प्यूट ये है कि यहाँ पे दो लोकेशन आपको और देखने को मिलेंगी, एक है लिम्पियाधुरा, एक है काला पानी। तो डिस्प्यूट यहीं पे ओरिजिनेट होता है। नेपाल का कहना है कि काली रिवर का ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा से हो रहा है, मतलब यहाँ से। ठीक है,
इसको किसी किसी दूसरे कलर से करते हैं, ये रहा, ठीक है। और इंडिया का मानना है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो काला पानी से है, ठीक है। तो ये वाला रीजन, ठीक है। बस यही डिस्प्यूट है। अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। जब इंडिया ये बोलता है कि जब इंडिया ये बोलता है कि काला पानी जो है सोर्स है काली नदी का, तो फिर यही एरिया सिर्फ नेपाल को मिलता है। लेकिन जब नेपाल ये बोलता है कि लिम्पियाधुरा से काली नदी आ रही है, तो फिर देखिए कितना ज़्यादा एरिया नेपाल को मिलने वाला है, ये पूरा एरिया, ठीक। तो इसलिए नेपाल क्लेम करता है कि जो लिम्पियाधुरा है वहाँ से काली नदी का ओरिजिन हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, काली नदी का जो ओरिजिन है वो काला पानी से ही है, बट फिर भी इन दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट इस पे बना हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना एक ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है ये चाइना, नेपाल और इंडिया का, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजिक रूप से ये लोकेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंडिया नहीं चाहता कि ऐसी जगह पे नेपाल थोड़ी सी भी कोई नरमी दिखाए जिसकी वजह से यहाँ पे चाइना अपने ट्रूप्स यहाँ पे भेज सके। अगर चाइना यहाँ पे ट्रूप्स भेजेगा तो फिर वो इंडिया के लिए खतरा होगा, ठीक है। इसलिए इंडिया चाहता है कि ये जो ज़मीन है ये सुरक्षित रहे, इंडिया के पास रहे, इस पर कोई डिस्प्यूट ना हो। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दूसरे डिस्प्यूट को। जो दूसरा डिस्प्यूट है वो है मध्य एशिया डिस्प्यूट। मध्य एशिया डिस्प्यूट क्या है, इसको थोड़ा समझने से पहले हमें जो नेपाल है उसकी जियोग्राफी को समझना पड़ेगा। तो अब देखेंगे जब नेपाल की बाउंड्री जो डिसाइडेड है वो बाउंड्रीज कुछ इस तरह से डिसाइडेड है, दिख रहा है आपको। जबकि नेपाल को हम लोगों ने देखा था कि फिजियोग्राफी के रीजन फिजियोग्राफी के बेसिस पे नेपाल को कुछ इस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए, ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर नीचे तराई रीजन, ठीक। लेकिन ये डिवीजन इस तरह से हुआ है जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला रीजन है। यहाँ का जो एरिया है इसको मध्येश बोला जाता है, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको मध्येशी बोला जाता है, ठीक है। अब इनका कहना यही है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस लेवल का नहीं है जो यहाँ के लोगों का है, ऊपर के लोगों का है या फिर पहाड़ के लोगों का है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक तो इंडिया के साथ इनका पूरा बॉर्डर है, और नेपाल हमेशा ऐसा क्लेम करता रहा है कि ये जो लोग हैं ये कॉन्स्पिरेसी में इंडिया के साथ शामिल होते हैं, ये नेपाल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया और नेपाल के बीच में हुए हैं। बेसिकली दे आर फेसिंग काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन देयर ओन कंट्री। खैर इसी बीच में बवाल और भी ज़्यादा बढ़ गया जब 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बुरी तरह से जो मधेसी लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको हैम्पर कर रहा था। और इसी से लड़ने के लिए फिर जो मधेसी लोग हैं उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स रेज किए। उनके क्या पॉइंट्स थे? पहला तो यही था कि फेडरल बाउंड्रीज का डिमार्केशन किया जाए। दूसरा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो मधेसी लोग हैं इनकी नेपाली पार्लियामेंट में एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और प्रॉपर रेशियो इन लोगों के रिप्रेजेंट करने वाले का, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो है सिटीजनशिप राइट्स, यानी कि चूंकि ये एरिया जो है वो बिहार से लगा हुआ है, ठीक है। अब बिहार से लगा होने के कारण यहाँ पे कई सारे जो बिहार के लोग हैं इनकी शादियाँ यहाँ पे हो जाती हैं, और मध्य के कई लोग हैं जिनकी शादियाँ बिहार में हो जाती हैं। तो बिहार के लोगों की शादियाँ मध्य में और मध्य के लोगों की शादियाँ बिहार में होती रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूल बन गया था जिसमें ये बात हो गई थी कि यदि कोई नेपाल का सिटीजन है जो मध्य में शादी कर रहा है तो उसके जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जब सामने आए तो इन सभी चीज़ों को रेज किया मधेसी लोगों ने। खैर इस पे इंडिया का क्या रुख रहा है? तो इंडिया बिल्कुल सपोर्ट में है मधेसी लोगों के, क्योंकि इंडिया को पता है कि जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया है उससे इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनको क्या दिक्कतें उठानी पड़ेंगी मधेश लोगों को। जब उनके सिटीजनशिप पे कोई खतरा आएगा तो फिर उनके लिए बिल्कुल दिक्कत वाली बातें होंगी। तो इसलिए इंडिया को पता है कि क्या कंसर्न्स आने वाले हैं, और ये विवाद इतना बढ़ता गया कि जो मधेश कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों ने जो इसेंशियल गुड्स जाते हैं इंडिया से नेपाल में उसको रोक दिया था कुछ दिनों के लिए। तो इसमें भी फिर से नेपाल कूद पड़ा, और नेपाल ने बोला कि इंडिया जो है वो पर्पजफुली वहाँ पे लोगों को भड़का रहा है सामान को रोकने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे नेपाल में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि इंडिया और नेपाल दोनों ने मिलकर वहाँ के लोगों को समझाया कि ऐसा मत कीजिए, और फिर कुछ समय बाद वहाँ का जो तराई में जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल हुई। हालांकि नेपाली गवर्नमेंट है उसको भी ये बात समझ में आने लगी है अब, और उसने भी कई सारे ऐसे अमेंडमेंट्स उठाए हैं, ऐसे अमेंडमेंट्स लाए हैं जिससे अब जो मधेश कम्युनिटी के लोगों प्रॉब्लम्स हैं, उनकी टेंशन हैं, वो कम होने वाली हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैप ऑफ नेपाल। नेपाल के मैप को हमने बिल्कुल अच्छे से कवर किया। और एक और बात आपको बता दें कि हम इन सभी मैप्स को, स्पेशली जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनको इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं
क्योंकि पहली बात ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसलिए जियोपॉलिटिक्स में यदि कुछ भी इन देशों में घटित होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ता है। इसलिए इन कंट्रीज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंट्री। द नेम ऑफ नेक्स्ट कंट्री इज भूटान, ठीक है। और इसका भी फ्लो चार्ट आपको पता है कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर जियोपॉलिटिक्स सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से। भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू, जो कि यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है हमने, ठीक है। बात करें भूटान के लोकेशन की तो अगेन इट इज लोकेटेड इन बिटवीन टू कंट्रीज एज अ बफर स्टेट। तो ये जो इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है भूटान, ठीक है। मैप में आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे है इंडिया और ये रहा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में ये जो लोकेशन दिख रही है यही है भूटान। इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए और समझिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में। नॉर्थ में जो दिख रहा है ये एरिया है चाइना का, और चाइना में भी चाइना का जो सदर्न पोर्शन है दैट इज तिब्बत, ठीक है। और नीचे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, और इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में ये जो लोकेशन है दिस इज ऑफ भूटान, ओके। तो देखिए भूटान एक तरफ यानी कि नॉर्थ में चाइना से घिरा हुआ है और बाकी 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है। इंडिया में इसके साथ ही भूटान 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। पहला है सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लैंग्वेज ऑफ भूटान। तो जो वहाँ की पॉपुलर लैंग्वेज है दैट इज जोंगखा, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस रिलीजन है, जिस रिलीजन को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है वो है बुद्धिज्म। बात करें भूटान के गवर्नमेंट की तो यहाँ पे आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि यहाँ पे अभी भी राजा का शासन यानी कि किंग का जो शासन है वो चलता है। इसके साथ ही यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लबासना में ट्रेनिंग दी जाती है। लबासना जो इंडिया का ब्यूरोक्रेट्स के ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ट्रेंड होते हैं भूटान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और फिर वो जा करके किंग के अंडर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरे देश के लिए, ठीक। भूटान के करेंसी की बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है गुल्ट्रूम। और ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं भूटान की हिस्ट्री को। बात करें यदि भूटान की हिस्ट्री की तो भूटान की हिस्ट्री भी नेपाल से कुछ मिलती जुलती ही है। भूटान बेसिकली एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से चाय का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, एक ट्रेड रूट की तरह भी काम करेगा चाइना के लिए, और साथ ही साथ एक बफर स्टेट का भी काम करेगा ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में। ये जो पॉइंट्स है इसने ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया ताकि वो भूटान को अपने पक्ष में रखें, भूटान के साथ एक अच्छा रिलेशन रखें। और इसीलिए आप देखेंगे कि भूटान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वार होते हैं, और उनका रिजल्ट निकलता है ट्रीटी ऑफ सिंचुला। तो ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1865 में। इस ट्रीटी के जो मुख्य प्रावधान हैं वो यही थे कि भूटान कुछ अपने इंपॉर्टेंट लोकेशंस को ब्रिटिश इंडिया के हवाले करेगा। साथ ही साथ भूटान जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है भूटान की वो ब्रिटिश के अंडर आ गई, और भूटान के इंटरनल मैटर में ब्रिटिश का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट जो भी एक्सटर्नल मैटर होंगे उनमें ब्रिटिश के साथ कंसल्टेशन में ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये ट्रीटी ऑफ सिंचुला को शॉर्ट में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी भूटान की। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में जो प्रेजेंट है। हालांकि भूटान बहुत ही छोटा सा प्लेस है, बहुत छोटा सा देश है, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्लेस है। आज भी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भूटान बहुत ही आगे है। इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो कैपिटल है इसकी थिम्पू में। थिम्पू से ये बिल्कुल सटा हुआ लोकेशन है पारो, जो कि फेमस है तक्षांग मोनेस्ट्री के लिए, जिसे कि टाइगर नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिज्म की वन ऑफ द ब्यूटीफुल साइट इज तक्षांग मोनेस्ट्री, जो कि लोकेटेड है पारो में ही। थिम्पू से ही सटा हुआ आपको एक और लोकेशन दिखेगी, वो है फुनका। फुनका जो है वो फॉर्मर कैपिटल है, यानी कि पहले जो भूटान की राजधानी थी वो फुनका ही थी, बाद में उसको चेंज करके थिम्पू कर दिया गया। नहीं, थिम्पू से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिलेंगे, जैसे चूखा हो गया, डगना हो गया, ट्रोंगसा हो गया। ये जो लोकेशंस हैं ये बेसिकली फेमस हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भूटान का वाकई बहुत ही अच्छा काम है,
ये इंडिया के साथ ज्वाइंट मिलकर बिल्कुल ये काम संभव हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी बिजली प्रोड्यूस करता है उसके आधे से ज़्यादा बिजली वो इंडिया को सेल कर देता है भूटान। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन जैसे कि ताला हुआ, चूखा हुआ, ये लोकेटेड है चूखा एरिया में। फिर दिगाचू है और मंगदेचू है, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। यहीं आपको एक लोकेशन दिख रही होगी जैमगंग, ये जो लोकेशन है ये फेमस है अपने रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर्स के लिए, एशियन एलिफेंट्स के लिए, इंडियन राइनोसोरस के लिए, गोल्डन लंगूर्स के लिए और क्लाउडेड लियोपार्ड्स के लिए। इन सबको हमने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। ये जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है वो ये शो कर रही है कि ये जो नेशनल पार्क है वो कितना इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा आप, ये जो रॉयल मनास नेशनल पार्क है इसके ही नीचे आपको दिखेगी एक लोकेशन जो है असम। ठीक है, जो कि इंडिया का एक स्टेट है और असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, रॉयल मानस नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, एक ऊपर है एक नीचे है, एक भूटान में है और एक इंडिया में है। ठीक, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिजिकल सेटिंग के बारे में, जो भूटान की फिजिकल सेटिंग्स है उनके बारे में। तो जो भूटान का जो नदर्न मोस्ट रीजन है ये पूरा हिली है। ठीक है, माउंटेन रीजन है। बाकी जो नीचे है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैलीज हैं। ठीक है, और फिर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो वो है टोरसा। ठीक है, टोरसा के बाद है वांग रिवर, वांग के बाद है संकोस रिवर, संकोस के बाद है टोंगसो रिवर, टोंगसा रिवर, टोंगसा के बाद है पुरू रिवर और पुरू के बाद है ड्रांगमे रिवर, ड्रांगमे। ठीक है, इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ी यानी कि पर्वत, जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन्स, ये भी प्रेजेंट है भूटान में। एक और बात याद रखिएगा, अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लैक माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट प्रेजेंट है जर्मनी में और ब्लैक माउंटेन प्रेजेंट है भूटान में। ये थी कुछ बेसिक फिजिकल सेटिंग ऑफ भूटान। रिवर्स को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये जो है टोरसा रिवर है, ये है वांग रिवर, ये है संकोस रिवर, ये है टोंगसा रिवर, फिर एक कुरू और लास्ट में है ड्रांगमे रिवर। ठीक है, बात करें भूटान की, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बेसिकली जो यहाँ के हिली एरिया हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें अक्सर जब भी बरसात का मौसम होता है तो थंडर स्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा होता है। अक्सर यहाँ पे जो बिजली है वो इन पहाड़ों में तड़कती रहती है, जिसकी वजह से इस एरिया को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होता है इन बिजली के कड़कने से, जिसकी वजह से इस जगह का नाम है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। So I hope this much is clear. Now moving to the next segment, that is international relation. This is the last segment of this topic. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना। अब ये चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे इंडिया और नेपाल और भूटान इन तीनों पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्या है चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी? तो देखिए, चाइना है वो ये कहता है कि तिब्बत जो है वो एक पाम है। ये जो तिब्बत है चाइना का सदर्न एरिया, इसको वो बोलता है कि ये पाम है, हथेली है। ठीक है, और इसकी 5 उंगलियां हैं। कौन कौन सी है वो? तो जो थंब है वो बोलता है कि लद्दाख है, जो इंडेक्स फिंगर है वो नेपाल है, जो मिडिल फिंगर है वो सिक्किम है, जो रिंग फिंगर है वो भूटान है और जो लिटिल फिंगर है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये चाइना की स्टोरी है जो चाइना ये बताता है। और अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि चाइना इन लोकेशंस में जगह जगह पर घुसने का प्रयास करता है, अपने आर्मीज को आगे बढ़ाता है। कोई नया एरिया कैप्चर कर लेगा, किसी गांव को खरीद लेगा या फिर गांव बसाने का कोशिश करने लगेगा। तो ये छोटी छोटी जो हरकतें हैं चाइना की, वो आपको इन रीजन में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख में आपको याद होगा कि जो प्योंगयांग लेक है, वहाँ पे जो कोरोना टाइम था उस समय पे चाइना की जो एंट्री हुई थी, तो आपने देखा था कि कैसे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए।
और फिर बाद में चाइनीज सोल्जर ने अपने पैर पीछे खींचे। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्यों इन सभी लोकेशंस पे चाइना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, तो उसका कारण बहुत ही सिंपल है। बिकॉज ये जो लोकेशंस हैं ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख आप देखोगे तो लद्दाख आपको कनेक्ट करेगा पाकिस्तान से, इंडिया से और चाइना से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी आएगा तो उसको एक मिलिट्री एडवांटेज तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल। तो नेपाल की जो कल्चरल सिमिलरिटी है वो तिब्बत से बहुत ही ज़्यादा मैच करती है, ठीक है। अब तिब्बत से मैच करेगी तो कब वहाँ पे नेपाल में चाइना तिब्बत की तरह उसे भी हड़प ले, कोई कह नहीं सकता। जैसे कि चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी, चूंकि इसके में नाम में चाइना आ रहा है तो ये चाइना का सी हो गया, वैसे ही वो नेपाल में भी आ जाएगा और कहेगा कि तुम चूंकि कल्चरली काफ़ी ज़्यादा तिब्बत से मैच करते हो तो तुम तिब्बत का ही पार्ट हो। अभी हमने 5 फिंगर पॉलिसी में यही देखी थी कि कैसे वो तिब्बत का ही पार्ट बता रहा है इन सभी चीज़ों को। सिक्किम को अगेन हम जानते हैं कि सिक्किम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे चिकन नेक है। चिकन नेक क्या है, इसको मैप में थोड़ा समझिए। देखिए ये जो एरिया ये है सिक्किम, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि ये जो वाला जो एरिया है ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिल्कुल अलग हो जाता है यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दें। यही है चिकन नेक, ठीक है। तो ये सिक्किम को भी कह रहा है कि तिब्बत का ये हिस्सा है। अब सिक्किम को अगर कवर कर लेगा तो ये आराम से यहाँ पे कट कर सकता है, और जैसे ही इसे कट करेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कैसे चाइना मुंह फाड़ कर बैठा है उसको हथियाने के लिए। नेक्स्ट है भूटान। तो भूटान में एक लोकेशन है जिसका नाम है डोकालाम। अभी हम लोग उस पर आने वाले हैं। तो डोकालाम पे भी यही इशू किया था इसने, यहाँ पे आगे बढ़ करके और उस एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के नाम से बोलता है चाइना। तो ये सारे एरिया में आप देखोगे कि चाइना कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने की कोशिश करता है, इन सभी लोकेशन को हथियाने की कोशिश करता है। अब मूव करते हैं आगे और समझते हैं भूटान की जो स्पेसिफिक थी डोकालाम इश्यू उसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे है डोकालाम, ये रहा भूटान। और भूटान में ये वाली जो लोकेशन है दिस इज डोकालाम, ये भूटान का ही पार्ट है। अब इस लोकेशन को चूंकि ये सिक्किम से बिल्कुल पास में है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चिकन नेक को आराम से कट किया जा सकता है, तो चाइना ने एक चाल चली। उसने बोला भूटान को कि भूटान तुम इधर वाला एरिया ले लो हमसे कम पैसे में, और ये वाला एरिया जो है वो मुझे दे दो ज़्यादा पैसे लेकर, हम यहाँ पे एक बेस बनाएंगे। तो भूटान ने इसकी खबर इंडिया को दी कि देखिए भाई यहाँ पे भूटान अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, यहाँ पे इस एरिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब ये बात जैसे ही इंडिया को पता चली, इंडिया यहाँ पे आता है और देखता है कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो लोग यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रही थी, समझ सकते हैं आप बात को। जैसे ये बात इंडियन ट्रूप्स को पता चलती है, इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे जाते हैं, तुरंत उस जगह को खाली कराया जाता है। छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स में, और फिर उसके बाद से जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो पीछे कदम खींच लेते हैं और उस एरिया को डिसंगेज कराया जाता है, ठीक है। ये थी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भूटान से संबंधित। अब बात करते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशंस की। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में जो ट्रीटी ऑफ सिंचला हुई थी 1865 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। पर जैसे ही भारत देश आज़ाद होता है तो इंडिया और भूटान के बीच में, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, बिल्कुल वैसे ही इंडिया और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है 1949 में, ठीक है। और इस ट्रीटी में ही सेम जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि नेपाल के साथ हम लोग इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, वैसे ही 1949 में जब इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है तो उसमें भी यही मुख्य पॉइंट्स होते हैं कि कोई भी एक दूसरे की सॉवरेनिटी पे कोई भी आंच नहीं आने देगा या फिर कोई भी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। जैसे हम एक सॉवरेन कंट्री हैं वैसे भूटान भी एक सॉवरेन कंट्री है और हम उसकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ ही इस ट्रीटी में ये बात भी हुई कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उन पे हमेशा इंडिया और भूटान के बीच में कंसल्टेशन होगा। यदि कुछ भी फॉरेन अफेयर्स की बात हुई या सिक्योरिटी की बात हुई तो इंडिया के साथ मिल करके भूटान जो है इन सभी बातों पर डिस्कशन करेगा। आज भी जो भूटान की जो सिक्योरिटी है वो इंडिया खुद करता है। इसके साथ ही जो ट्रेनिंग ऑफ भूटानीज ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हम लोग कराते हैं लबासना में, ठीक है। तो इंडियन आईएएस सर्विस के जो भी ट्रेनीज होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है लबासना में, वहीं पे जो भूटानीज ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और इसके साथ ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इसकी भी बात हुई थी 1972 में। इंडिया भूटान ट्रेड ट्रांजिट साइन होता है जिसमें ये बात कही जाती है कि भूटान को यदि एक्सपोर्ट करना है तो इंडिया उसे
सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा, अपने पोर्ट्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये एक लैंड लॉक कंट्री है तो इंडिया उसे पोर्ट प्रोवाइड करेगा और वहाँ से आप टैक्स फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और भी बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो होती है बट भूटान में मोनार्की है, बट फिर भी इंडिया और भूटान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि हम उन पे डेमोक्रेसी इम्पोज कर रहे हैं या फिर इंडिया में मोनार्की आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के जो नीड्स हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके साथ ही जब सिक्किम को एक्वायर किया था इंडिया ने, जब सिक्किम पार्ट बना था इंडिया का, तो थोड़ी सी इश्यूज आई थी, ऐसा लगा था भूटान को भी कि कहीं हमें भी इंडिया एक्वायर ना करें, बट दोनों सिचुएशन में कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। भूटान की कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं, सिक्किम की कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। इसके साथ ही यदि आप देखेंगे तो भूटान अपने आप को इंटरनेशनली थोड़ा सा आइसोलेटेड रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वहाँ पे टूरिज्म का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाए। वो विश्वास करते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो चाहते हैं कि उनके हर एक व्यक्ति जो वहाँ के हैं, हर एक सिटीजन, वो सबसे ज़्यादा खुश रहें, पैसे से ज़्यादा उनको खुशी पसंद है, और इसीलिए वो लोग टूरिज्म को भी बड़ा लिमिट करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि टूरिज्म साइट्स हैं तो पूरा टूरिज्म से एक्सप्लोर कर दिया, यदि वो उन्हें पता है कि यदि हम नेचर और टूरिज्म के बीच में बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर उन्हें भी बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़ सकती है, इसलिए वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको लिमिटेड रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू भूटान। आई होप नेपाल और भूटान के बारे में ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।